पिछली कक्षाओं में हमने प्रमुख उदारवादी नेताओं की चर्चा की थी। उदारवादियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व है, इसकी प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। उदारवादियों की जो सफलता थी, भारतीय उदारवादियों की निर्बलता पर यह कदापि कह नहीं सकते कि उन्हें सफलता ही नहीं मिली। यह सत्य है कि अधिकांश इतिहासकारों ने उदारवादी युग को भारतीय इतिहास में प्रभावहीन माना। इसका कारण भी स्पष्ट है कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहे। परंतु हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस को जन्म दिया तथा उसका पोषण किया और उसमें उनकी जो नीति थी वास्तव में काफ़ी व्यवहारिक और उपयुक्त रही। यदि प्रारंभ से ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर बैठते तो निसंदेह कांग्रेस का अस्तित्व संकटग्रस्त हो जाता। अतः स्वराज्य संसदीय प्रजातंत्र की मांग से पूर्व चाहकर उन्होंने नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यों के विकास में जो सहयोग दिया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदारवादियों की उपलब्धियां इस प्रकार है। पहली, ब्रिटिश शासन के दोष भारतीयों की समक्ष प्रस्तुत करना। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही ब्रिटिश नौकरशाही शासन की बुराइयों से भारतीयों को अवगत कराने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक स्वरूप का पर्दाफाश करने में दिशा निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने लगभग सारे आर्थिक प्रश्नों को भारत की राजनीति स्वाधीनता के साथ जोड़ा और भारतीय वास्तविकता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को सफलतापूर्वक उजागर करने का कार्य भी किया। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष उपरांत ही कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की स्पष्ट आलोचना होने लगी, जो उदारवादियों की उपलब्धि थी। दूसरा, राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाना। निसंदेह उदारवादियों के द्वारा कोई तात्कालिक परिणाम ना निकला हो, परंतु वे राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1888 में जो ही कांग्रेस के प्रति रुख बदला, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता की आकांक्षाओं को एक स्पष्ट तथा संगठनात्मक रूप देने लगी। सांप्रदायिकता को हे बताकर भारतवासियों में एकता उत्पन्न करने का प्रथम प्रयास भारतीय उदारवादियों के द्वारा ही किया गया। प्रांतीयता की संकीर्ण भावना की भी उनके द्वारा कटु आलोचना की गई। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में, प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षावृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने तथा उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने का कठिन परिश्रम किया। भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। निसंदेह हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उदारवादियों ने ही भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। उन्होंने प्रजातंत्र, स्वतंत्रता व संसदीय शासन के आदर्शों को जनसाधारण को समझाया। इसके अलावा भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु एक सामान्य मंच तैयार किया। इस धारणा के समर्थन में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति का उपहास उड़ाए जाने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक मानवीय शक्ति और अन्य साधन की व्यवस्था भी की। चौथा,
कांग्रेस के भावी आंदोलनों के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर रहा। यह हमें निसंकोच स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कांग्रेस की नींव रखने वाले उदारवादी ही थे। उन्होंने अपने कार्यकलापों से एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिसके आधार पर भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन सफलता से संचालित किए जा सके। इसीलिए 1885 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय कहा गया। अनेक सफलताओं के बावजूद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को सुदृढ़ नींव डालने का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर चलकर ही हमने आज़ादी प्राप्त की। के.एम. मुंशी के शब्दों में, यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य न करती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई भी महान आंदोलन सफल नहीं होता। डॉक्टर सीतारामैया ने भी इस मत का समर्थन किया। 5वां, 1892 के अधिनियम को उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धि स्वीकार करना। उदारवादियों की तात्कालिक उपलब्धि 1892 का अधिनियम ही विशेष रूप में आता है। उदारवादी संवैधानिक विकास में तो विश्वास करते ही थे। वे 1885 से निरंतर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत करते रहे। 1892 में जाकर ब्रिटिश सरकार की दृष्टि उन मांगों पर पड़ी और उन्होंने कतिपय मांगों को सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर भारतीय उदारवादियों को तुष्ट करने का प्रयास किया और इस गुरुमुख निहाल सिंह ने इस अधिनियम को उदारवादियों के प्रयास का ही परिणाम बताया है। निस्संदेह यह अधिनियम अधिकांश आकांक्षाओं को तुष्ट करने में असमर्थ था, फिर भी संवैधानिक विकास की ओर एक कदम था। उदारवादियों के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो उदारवादियों के कार्यकलापों की अधिकांश इतिहासकारों द्वारा आलोचना की गई है और उन्होंने ये कहा कि ये जो विद्वान थे अपनी लेखनी को स्वतंत्रता पूर्वक चलाकर नवीन तथ्यों की खोज में ही व्यस्त रहे। उदारवादियों की राजभक्ति व भिक्षावृत्ति वास्तव में निंदनीय थी और वे राजभक्त उदारवादी अपने को राष्ट्रवादी बताते थे, संविधानवाद का तर्क प्रस्तुत करते थे। यह असंगत प्रतीत होता है, परंतु भारतीय उदारवादियों को पूर्णतः राजभक्त कहना भी न्यायसंगत नहीं होगा। यदि भारतीय उदारवादियों की विचारधारा का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए तो हमें दो धाराएं स्पष्ट दिखाई देती है। प्रथम अनुदारवादी धारा, जिसमें उदारवादी की उपलब्धियां सीमित थी, और दूसरी प्रगतिशील विचारधारा, जिसमें वर्तमान व्यवस्था में से एक आदर्श व्यवस्था के क्रमिक विकास पर बल देती है। निसंदेह राष्ट्रवादियों का आर्थिक दृष्टिकोण मूलतः पूंजीवादी था। आर्थिक जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष में उन्होंने पूंजीवाद के विकास और सामान्यतः पूंजीपतियों के हित में ही वकालत की, परंतु इस क्षेत्र में भी उदारवादियों का दृष्टिकोण आर्थिक ढांचे की वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित था। इसीलिए दादाभाई नौरोजी ने व्यक्त किया कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संस्था का सदस्य होना चाहिए। दादाभाई नौरोजी के विचार की सहमत व्यक्त करते हुए R.P. मसानी ने भी कहा कि दादाभाई नौरोजी के अनुसार भारत को व्यापार के उन सब तरीकों का अध्ययन करना चाहिए जो इंग्लैंड में प्रचलित है, अर्थात आर्थिक विकास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। निसंदेह संसदीय प्रजातंत्र ही उनका लक्ष्य था और भारत की तत्कालीन परिस्थितियां उनके सफल संचालन में असमर्थ थी। इसीलिए वे ब्रिटिश सरकार के संबंध बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों का शोषण करने वाली ब्रिटिश सरकार के समर्थक उदारवादियों ने
अपने स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति की भी कोई अवधि नहीं रखी थी। और इसका अर्थ यह नहीं था कि वे आंदोलन से डरते थे, बल्कि उनका ब्रिटिश सरकार पर वे निरंतर दबाव डालते रहे और संवैधानिक आंदोलन का मार्ग उनके द्वारा अपनाया गया। अतः यह धारणा बना लेना कि उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण नहीं रहा और उदारवादी ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता ही करते रहे, यह तथ्य से परे है। भारत के जनसाधारण में वे लोकप्रिय नहीं बन सके, इस कारण वे अति ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए। 1906 में कांग्रेस में लाल बाल पाल का महत्व बढ़ा, अतः उनके तेज के आगे उदारवादी प्रभावहीन हो गए। अन्यथा कांग्रेस को जन्म देने वाले वह राष्ट्रीयता को प्रबल बनाने का श्रेय तो निस्संदेह उदारवादियों को ही जाता है। इसीलिए असफलताओं के बावजूद इस दौर में राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी नींव रखी जिस पर अगला विकास संभव हो सका। इसीलिए 1885 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय कहा जाता है।